मैं आचार्य अनूप कुमार पांडे, सरस्वती विद्या मंदिर, सिनीडी, 9 क्लास के लिए ये तीसरा चैप्टर है, संविधान निर्माण। आप सभी इस वीडियो को देखेंगे और बहुत सुविधा होगी इस पाठ को समझने में। और वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करेंगे और ख़ास करके SBM सिनीडी के भैया बहन जो भी है अवश्य देखेंगे। तो देखेंगे आप परिचय सबसे पहले इस पाठ का, जो संविधान निर्माण है इसमें सबसे पहले हमने बतलाया है कि इस अध्याय में हम दो देशों के संविधान निर्माण के बारे में जानेंगे। ये भी जानेंगे कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं, उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनाता है, क्या बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव किया जा सकता है या नहीं। संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया। इसके बाद भारत के संविधान निर्माण के संबंध में भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार भारत का संविधान बना। भारत के संविधान निर्माण में भी बहुत समय लगा, बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच भारत के संविधान का निर्माण हुआ। तो इसके बाद जो है अब हम शुरू करेंगे दक्षिण अफ्रीका से। शुरुआत करते हैं हम नेल्सन मंडेला द्वारा किए गए गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष से। 1950 से ही अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। ये अफ्रीका में ही ऐसा हुआ। ये गोरे और काले दोनों के बीच में रंग के आधार पर भेदभाव की नीति के कारण ऐसा हुआ। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि रंग भेद क्या है। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशेष तौर पर चलाई गई थी। यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। कहा जाता है कि 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापार करने के लिए आए थे, जैसे भारत में भी आए थे व्यापार करने के लिए और भारत पर धीरे धीरे कब्जा कर लिए। वैसे ही 17वीं 18वीं शताब्दी में ये अफ्रीका में आए और व्यापार की दृष्टि से आए और वहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लिया। 1948 से 1989 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था थी रंग भेद की नीति। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे नेल्सन मंडेला के बारे में। किताब में उसके जन्म के बारे में नहीं है। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था और उसकी मृत्यु 6 दिसंबर 2013 को हुई थी। कहीं कहीं किताब में 5 दिसंबर भी दिया हुआ है, लेकिन 6 दिसंबर ही प्रमाणिक है। कहा जाता है कि नेल्सन मंडेला जो है बहुत शाही परिवार का था, संपन्न परिवार का था। उसके पिता की 3 पत्नियां थी और ये तीसरी पत्नी के तीसरे संतान थे, यानी 3 पत्नियों से 13 पुत्र थे। उन्हीं में से नेल्सन मंडेला भी थे और गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे। और यहाँ तक कहा जाता है कि नेल्सन मंडेला गांधी जी ने भी से भी आगे बढ़कर काम किया। तो रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के कारण नेल्सन मंडेला
और उनके 7 अन्य नेताओं को 1964 में आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल, जिसका नाम है रोबेन द्वीप, उसी में कैद करके रखा गया था। इतने लंबे समय तक कैद में रहने वाला पहला ऐसा नेता था जो स्वतंत्रता के लिए दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष कर रहा था। इसके बाद है कि रंग भेद की शासकीय नीति, जो शासन करने की अंग्रेजों की जो नीति थी, अश्वेतों के लिए खास तौर से बहुत दमनकारी थी, अत्याचारपूर्ण था। गोरों की बस्तियों में बिना परमिट के जाने की इजाज़त नहीं थी। गोरे और काले दोनों के लिए सभी व्यवस्थाएं अलग अलग थी। कहा जाता है कि रेलगाड़ी में चलने के लिए या बस में, टैक्सी में, होटल में, अस्पताल में, स्कूल में, कॉलेज हो या पुस्तकालय हो या समुद्र के किनारे तरणताल हो, कहीं भी दो दो तरह की व्यवस्थाएं थी। इस तरह से यह स्पष्ट दिखाता है कि अश्वेतों के साथ वे कितना भेदभाव करते थे। सार्वजनिक शौचालय भी दो तरह के थे, ऐसा कहा जाता है। यहाँ तक कि भी आप देखेंगे किताब में एक बोर्ड दिया हुआ है कि डेंजर, यानी कि गोरे बस्तियों में एक बोर्ड टंगा हुआ रहता था और यदि उस पर लिखा हुआ रहता कि यू हैव बीन वार्न्ड, आपको चेतावनी दी जाती है कि यदि कोई गलती से उसमें अंदर चला गया तो इतने भयानक कुत्ते रखे जाते थे कि वे कुत्ते नोच नोच कर खा जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि कोई आया था। यानी इस तरह का क्रूर दमनकारी नीति इनकी थी। इसके बाद हम बता रहे कि अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में जो संघर्ष हुआ, जैसे भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी जो 1885 में बनी थी देश की स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए, उसी तरह से अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ANC के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू किया और ये संघर्ष 1950 से चला रहा है। उसमें साथ देने के लिए जितने भी मजदूर संगठन थे, कम्युनिस्ट पार्टी थी, सब शामिल थी। हालांकि गोरे शासकों के द्वारा प्रतिबंध था संगठन बनाने के लिए, लेकिन फिर भी जो मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टियां बनी थी, सबने नेल्सन मंडेला को साथ दिया। यहाँ तक कि दुनिया के अनेक देश रंग भेद वाली शासन नीति का विरोध किया। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे बाद में आज़ाद होने वाला यह देश था। इसके बाद रंग भेद के खिलाफ संघर्ष और विरोध जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। इतना बढ़ता चला गया कि गोरे शासक अब परेशान होने लगे, यानी अब उन्हें एहसास होने लगा कि अब अधिक दिनों तक जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर शासन नहीं किया जा सकता है। यानी कि उन्हें अब लगा कि अब जो है अफ्रीकी लोगों को आज़ाद करना पड़ेगा। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव करके भेदभाव वाले इस कानून को वापस लेने का निर्णय लिया जो अफ्रीकी लोगों पर लगाया गया था। कई तरह के प्रतिबंध और बंदिशें लगी हुई थी। गुलामी का जीवन ही ऐसा होता है कि किसी भी तरह की आज़ादी नहीं होती है। नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा कर दिया गया 28 वर्षों के बाद, यानी कि 26 अप्रैल 1994 को ही मध्य रात्रि में दक्षिण अफ्रीका को एक गणराज्य घोषित किया गया
और उसी दिन नेल्सन मंडेला को भी जेल से रिहा किया गया। नेल्सन मंडेला देश का प्रथम राष्ट्रपति बना। इसके बाद अब बारी आती है कि वहाँ पर जो है देश के लिए एक ऐसा संविधान बने जो सबके लिए हो। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद अफ्रीका में जो संविधान बना, वैसा अच्छा संविधान कहा जाता है कि दुनिया में कभी नहीं बना था। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं, ऐसा माना जाता है। और कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करता है। आज़ाद होने के बाद नेल्सन मंडेला ने अपने पूरे देश के लोगों को इस बात के लिए राजी कर लिया कि जो कितना हो हमारे ऊपर अत्याचार किया है उसको भी हम साथ लेकर चलेंगे। यानी कि दुनिया के अनेक देशों से स्वतंत्रता के बाद अंग्रेज या कोई भी चला गया देश छोड़ करके, लेकिन नेल्सन मंडेला एक ऐसा अजूबा व्यक्ति था जो अपने देश के लोगों को मनाने में सफल हो गया कि हम दोनों गोरे और काले एक साथ रहेंगे। बड़ा ही कठिन काम है, मुश्किल काम है। परिवार में कोई 2 व्यक्ति को नहीं मना पाता है और पूरे देश के लोगों को इस बात के लिए मना लेना, ये बहुत बड़ी खासियत है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। अभी हाल तक जिस देश को दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। एक बार मंडेला ने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता था दोनों के बीच में, दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंग भेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का ये घोषणा पत्र भी है। और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। इसीलिए कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इंद्रधनुषी संविधान कहा जाता है, सतरंगी संविधान कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अफ्रीका में जितने भी लोग रहते हैं सबके लिए संविधान में जगह है। अफ्रीका के नागरिकों को जितना अधिकार मिला हुआ है, शायद ही दुनिया में किसी संविधान ने इतना अधिक अधिकार दिया होगा। थोड़ी सी प्रस्तावना है दक्षिण अफ्रीका का, उसका हम उल्लेख करेंगे, उसके बाद ये समाप्त होगा। कि दक्षिण अफ्रीका के लोग के बारे में प्रस्तावना में क्या कहा गया है। कहा गया कि अपने इतिहास में हुए अन्याय को हम स्वीकार करते हैं, अपनी भूमि पर आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वाले को सलाम करते हैं, अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों का आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो अफ्रीका में रहते हैं, चाहे वो बाहर का ही क्यों न हो। यहाँ की विविधता से जो जुड़े हुए हैं, इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले के विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मौलिक मानवाधिकारों पर आधारित एक समाज के निर्माण की कल्पना की गई।
एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले तथा हर नागरिक को कानून से समान संरक्षण मिले। सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और हर एक व्यक्ति की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो और एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो जो राष्ट्रों के समूह में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। इस दक्षिण अफ्रीका की प्रस्तावना में ये बातें कही गई है। तो बस आज इतना ही। भैया बहन जो भी देखेंगे इस वीडियो को आपको बहुत मदद मिलेगी और एक बार देखें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।